नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं एक बेहद ही गंभीर मसले पर चर्चा करने वाला हूं। सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारों, हमारे समाज और हमारे मानस से जुड़ा यह मसला है, मुद्दा है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जी रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड क्या होता है, इसके मायने नहीं पता होंगे। आसान भाषा में पोस्ट ट्रूथ दुनिया वो होती है जहां पर साक्ष्य, तथ्यों के आधार पर आप अपना मन, अपना मानस नहीं बनाते हैं। आप दरअसल किसी भी बात को सच, अपने इमोशंस, अपनी संवेदनाओं, अपनी सोच के आधार पर कि आपको लगता है यह सही है, यह सही है, तो यह सच ही होगा, इसे पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड कहते हैं। और इसी में हम, मीडिया वाले, सरकारें, पूरी हमारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। भरमार है इंफॉर्मेशन की आज की दुनिया में। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हर कोई प्रोफेसर बना बैठा है ना। रोज बरोज, घंटे दर घंटे, मिनट पर मिनट, सेकंड पर सेकंड कुछ ना कुछ नई जानकारी आती रहती है और ये हमारे मन को बना देती है। सच क्या है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है, फेक क्या है, इसका फर्क करना हम भूल गए। तो यह चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही अहम लेक्चर दिया, बहुत ही अहम। सुनिएगा वक्त निकालकर, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवाऊंगा। और जस्टिस चंद्रचूड़ क्या कहते हैं कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि दे एक्सपोज द लाइज ऑफ द स्टेट। सरकार और सरकारें तमाम दुनिया में जो झूठ भ्रम फैलाती हैं, उसका पर्दाफाश करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमें जो सरकार बातें बताती है उस बाबत सजग, होशियार रहने की जरूरत है। फॉल्सहुड्स, फेक नैरेटिव्स एंड फेक न्यूज लगातार परोसी जाती है, तो होशियार रहने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि ये ओवर रिलायंस, कुछ जरूरत से ज्यादा हम निर्भर हो गए हैं कि सरकार ही हमें तमाम आंकड़े देगी। वो सामाजिक आंकड़े हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, और खास उन्होंने जिक्र किया मेडिकल आंकड़े। भाई आपने देखा ना, अभी हाल ही में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई। आप सबके घरों में, आपके जानने वालों में किसी ना किसी को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा होगा। लेकिन सदन के पटल पर सरकार क्या लिखित जवाब देती है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब दरअसल सरकार गलत नहीं कह रही है, क्योंकि ICMR ने जो डेटा बनाने का जो फॉर्म सारे राज्यों को जारी किया कि भाई पता लगाइए कैसे कैसे मौत हुई, उसमें ऑक्सीजन की कमी कोई कॉलम ही नहीं था। कॉलम नहीं था तो किसी ने भरा नहीं तो आंकड़ा शून्य आया। जबकि हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सरकार भी जानती है। वो ये कहते हैं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स आर नोन फॉर द कांस्टेंट रिलायंस ऑन फॉल्सहुड्स टू कंसोलिडेट पावर। सरकार आपको कुछ आंकड़े देगी, उसको सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है, लेकिन उन आंकड़ों में सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है, यह तो हमें पता लगाना होगा ना। यह कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। साथ ही साथ उन्होंने कहा
कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, ये ट्विटर है, फेसबुक है, इनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए भ्रामक खबरें फैलाने के लिए, लेकिन लोगों को भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। क्योंकि आज की तारीख में दरअसल लड़ाई किस बात की हो गई है? तेरा सच और मेरा सच। आप भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा होंगे। आजकल दोस्ती यारी में खलिश आ गई है, दीवारें खिंच गई हैं। 20-20 साल, 30-30 साल दोस्तियों पर भी, क्योंकि आपका परम मित्र, उसकी सोच कुछ अलग है, आपकी सोच कुछ अलग है, और हम एक दूसरे की बात सुनने मानने को तैयार तक नहीं है। आलम यह है कि आप एक न्यूज चैनल देख रहे हैं, आपको जो सही लगता है आप वही चैनल देखेंगे। सच दिखा रहा है या झूठ दिखा रहा है यह नहीं देखेंगे। 2000 रुपए नोटबंदी की बात थी ना, काला धन आएगा और सरकार बहुत तकड़ा काम कर रही है। नवंबर 2016 में यह बातचीत हुई तो खबर यह भी चली कि अरे नोट में तो चिप है और सैटेलाइट के जरिए सरकार ट्रैक करेगी पैसा कहां जा रहा है। काला धन तो पूरी तरह से समाप्त। बहुत से लोगों ने मान लिया कि हां जी नोट में चिप है, सच पर नहीं गए, उन्हें लगा यह सही है। आपको किसी की विचारधारा से ना इत्तेफाकी है, उससे जुड़ी किताबें आप नहीं खंगालेंगे। सत्य खोदने के लिए आप वो किताब ही नहीं लेंगे, आप वो चैनल नहीं देखेंगे। तो हमारा एक इको चैम्बर्स बन गया है। हमने दिमाग में जो बिठा लिया सो बिठा लिया। अब नीरज चोपड़ा जैवलिन में, ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए, भारत के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, लेकिन उसमें, और मैं खुद को, पत्रकारों को, मीडिया हाउसेस को भी जिम्मेदार मानूंगा, एक विवाद खड़ा हो गया। अरे पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोवर ने उनका जैवलिन ले लिया। नीरज चोपड़ा ने कहा भाई उनके पास था, मैंने कहा कि भाई यही जैवलिन मैं भी फेंकूंगा, हर कोई अपना जैवलिन लेकर नहीं जाता। पर पाकिस्तान ने, नीरज चोपड़ा, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की। ये खबरें चली, हमने भी चलाई, क्योंकि वो सही लगा। पाकिस्तान दुश्मन है तो यह बड़ा आसान है, एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया। या उज्जैन में एक चूड़ी वाला, उसकी बर्बर पिटाई होती है सरे राह, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आकर बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा कि नहीं, वो फर्जी नाम रखे हुए था, 2-2 आधार कार्ड थे। अरे भाई एक आधार कार्ड बनवाया, नाम तस्लीम था, उस पर असलीम लिखा, पिता का नाम गलत लिख दिया, उसने उसको दुरुस्त कराया। दोनों आधार कार्ड पर नंबर एक ही है, वो करेक्टेड आधार कार्ड था, और नाम उससे पूछा गया, उसने डर के मारे अपने घर का नाम जो भूरा था वो बता दिया। पर लव जिहाद का भी जमाना है, तो ये बात सही लगी कि अरे ये मुसलमान है, ये हमारी लड़कियों को बरगलाते हैं, ये लव जिहाद करते हैं। तो इन चीजों के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वी डू नॉट ट्रूली केयर अबाउट द ट्रूथ एज मच एज वी डू अबाउट बीइंग राइट। जो सही लगता है वही हमारे लिए ठीक हो जाता है। एंड टू काउंटर फेक न्यूज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अपनी संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। तो इस गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले एक अंश दिखाता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सुनिए। All policies of the state can be assumed to have been formed on their basis of what the truth of our society is. However, this is by no means something which leads to the conclusion that the state cannot indulge in falsehood for political reasons, even in democracies. The role of the United States in the Vietnam War did not see daylight until the Pentagon Papers were published. In the context of the COVID-19 pandemic, we see that there is an increasing trend of countries across the world
who are trying to manipulate data on the COVID-19 infection rate and deaths. Hence, one cannot only rely on the state to determine the truth. आप सरकार पर, स्टेट पर निर्भर नहीं रह सकते सच जानने के लिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकारों के झूठ का पर्दाफाश कौन करे? और तेरा सच, मेरा सच, आखिर क्या है सच? ये जहमत उठाने के लिए क्या हम तैयार हैं? चर्चा में मेरे साथ आज कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में सारी चर्चा ही दब जाएगी। मेरे साथ विक्रम सिंह हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड द कंट्री हैज हैड। विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तराखंड के विनोद शर्मा। जस्टिस बीए खान, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और सुकेश, आपने पूरा लेक्चर सुना है, गौर से सुना है। आज के युग में यह ताकीद, ये नसीहत बहुत ही जरूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ट्रूथ के बारे में बात की है। सच क्या है? सच मेरा सच या तुम्हारा सच नहीं हो सकता। सच सच है। हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ट्रूथ शैल प्रिवेल। लेकिन दिक्कत यह है, जो आपने कहा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रूथ हमारा बिलीफ नहीं हो सकता। सच सच होता है। हम उसको बिलीफ के साथ, उसके साथ घालमेल करते हैं और इसलिए सच सच नहीं रह जाता। और उस बिलीफ की वजह से हम ये मान बैठते हैं कि हमने जो सोचा है, जो हमारा बिलीफ है, वो बिलीफ आप उसको फॉर्म बिलीफ बना लेते हैं और उसको सच के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं। आपने कहा अभी कि ऐसे डाइवर्जेंट व्यूज हो गए हैं कि उन्होंने अपने सच को अपना सच मान लिया, हमने अपने सच को अपना सच मान लिया। आपने नीरज चोपड़ा का भी हवाला दिया। सच कुछ और था। हमने हाफ ट्रुथ भी ट्रुथ नहीं होता। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो हटा दीजिए तो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा की हत्या हो गई। तो ये बड़ा चेरी पिकिंग ऑफ ट्रुथ जो है ना, उसके बारे में उन्होंने बात की है कि ये चेरी पिकिंग ऑफ ट्रुथ जो है वो खतरनाक है। और उन्होंने कहा कि इसलिए सरकारों को बड़ा कन्वीनियंट होता है। सरकारें, उन्होंने वर्ल्ड वाइड बात की कि जो सरकारें हैं वो चीजों को छुपाती है और जो इंटेलेक्चुअल वैसे आंकड़े दर्शाएंगी जिससे उनकी सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि चाहे सरकारें कोई भी हो, और टोटलिटरियन गवर्नमेंट जो आज की तारीख में है, उनमें ये करने की कोशिश ज्यादा होती है। उन सरकारों में वो आंकड़ों को अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, नोम चॉम्स्की का उन्होंने एक कोट दिया है कि इट्स द ड्यूटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स टू स्पीक द ट्रुथ एंड एक्सपोज द लाइज ऑफ द स्टेट। कि हमारी फिर ये जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि हम उनके झूठ का पर्दाफाश करें ताकि सच सामने आ सके। सच सामने होगा फिर हमारे लिए एक ऐसी, और सच में क्या है? सच मतलब उन्होंने कहा है कि ट्रूथ डांसेस ऑन द फाइन बैलेंस ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन। ट्रूथ डांसेस बिटवीन द मतलब आज की तारीख में जो हो रहा है उसका उन्होंने हवाला दिया है। बाद में उन्होंने ये भी बताया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, कैसे इससे निजात पा सकते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कैसे हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसका आपने हवाला दिया कि वो अपना अपना सच है और वो विभत्स कर देता है चीजों को। तो हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और डेमोक्रेसी, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में जब आप सवाल करते हैं, सवाल करना ही तो नींव है। उस नींव पर ही तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र का ढांचा खड़ा है। आप संदीप, जो आजकल एक नैरेटिव चलाया गया है कि पहले था
कि आप फौज को क्वेश्चन मत करो, अब हो गया आप सरकारों को क्वेश्चन मत करो, हो गया आप पुलिस को क्वेश्चन मत करो। ये हमारी प्राइमरी सरकार ने जो बता दिया वही सही है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स दे दिए हैं आपके सामने। लेकिन सरकारें फैक्ट्स नहीं देती हैं, और जब आप सवाल करते हो तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है। ये बेसिक प्रेमाइस होना चाहिए हमारा कि हम उसको अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन करना सीखें, हमारे दिमाग में सवाल आने चाहिए, और वो ज्यादा एकोमोडेटिव भी होना पड़ेगा हमको कि हमने आपका व्यू लिया, अपना भी व्यू रखा, और फिर हम देखें कि इसमें क्या सच है। आज की तारीख में हो यही गया है कि हमारा बिलीफ बड़ा फर्म है, हम एकोमोडेट करने को भी तैयार नहीं, हम एकोमोडेटिव नहीं है, हम दूसरे की बात सुनना ही नहीं। अरे झगड़े हो गए, दोस्ती यारियां टूट गई हैं। सही बात है। जस्टिस खान, ये सिवियर इंडाइटमेंट है क्या ऑफ द टाइम्स वी आर लिविंग इन, जिस दुनिया में, जिस समाज में हम जी रहे हैं? सर लगता है आपका ऑडियो म्यूट है। जस्टिस खान अनम्यूट कीजिए प्लीज। अब बोलिएगा। नहीं सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है। विक्रम सिंह, सवाल यही आपसे, मौजूदा वक्त पर एक सिवियर इंडाइटमेंट है ये, जस्टिस चंद्रचूड़ जो कह रहे हैं, बिना लार लपेट के कह रहे हैं। संदीप जी, जस्टिस चंद्रचूड़ कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हमारे विद्वान न्यायाधीशों में आज जिनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा है, अगर उन्होंने इसको सार्वजनिक मंच से उद्घोष किया है तो इसको बहुत गंभीरता पूर्वक, मुझे हर्ष है कि आपने लिया है, पूरे राष्ट्र को लेना ही चाहिए। ये संकेतात्मक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है, इसके ऊपर वाकई चिंतन चाहिए। ये इंडाइटमेंट तो है ही है, वरना आवश्यकता क्या है? हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ जुडिशरी है, हमारे यहाँ विपक्ष है, और सबके रहने के बाद भी फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, और जैसा आपने कहा, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं संदीप जी कि जो दरारें जो मैंने सोची नहीं थी कि मेरे जीवन काल में भी बनेंगी, वो आज बन के तैयार है। केवल विद्यार्थियों में बने, युवा बने, चलिए वो भी गलत है, लेकिन हमारी उम्र में के और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर दरारें पड़ रही हैं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और अच्छा किया आपने, लेकिन आज जो कार्ल युंग ने कहा था कि इस तरीके से सम्मोहन करके जनता के आगे सपनों का निर्माण करें, दैट द ह्यूमन माइंड्स ऑसिलेट्स नॉट बिटवीन व्हाट इज राइट बट बिटवीन सेंस एंड नॉनसेंस लाइक अ पेंडुलम। ये स्थिति अगर आ गई है तो डॉक्टर गोइबल्स जो हिटलर के संचार मंत्री थे कि एक झूठ को 1000 बार बोलो वही सच हो जाएगा। तो फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, वो उसकी इकोनॉमिक कारण है, उसके रीजंस है, क्योंकि वो हमारे जो अपकृत्य हैं और हमारे जो पाप हैं उन पे अगर पर्दा डालती है, तो क्यों न हम निवेश करें फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज में। और अच्छा हुआ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाल के आह्वान किया कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि उसका अनावरण करें, और कर्तव्य बोध और दिशा बोध आपको, हमें और पूरे राष्ट्र को दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं संदीप जी। विक्रम सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ कि एहतियात बरतिए, होशियार रहिए, सजग रहिए। ओवर रिलायंस ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट मेडिकल ट्रूथ्स, कि सरकार जो आंकड़े जारी करती है, और मैं फेक न्यूज पर तो आऊंगा, लेकिन सरकार भी, मैं 2 उदाहरण पर आपका टेक चाहूंगा क्योंकि आप इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं। चूड़ी बेचने वाले को सरेराह पीट दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है कि नहीं जी इसकी डबल आइडेंटिटी थी। पता लगता है कि नाम में गलती थी, इसलिए दूसरा आधार कार्ड, करेक्टेड आधार कार्ड, नंबर तो सेम रहता है, वो बनवाया गया। लेकिन गृह मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उमर खालिद, जो पिछली सितंबर से जेल में है, न्यायाधीश के सामने बताया जाता है कि जी ये तो हमारा रिपोर्टर तो था नहीं। दिल्ली पुलिस कहती है 2 चैनलों की रिपोर्ट के आधार पर हमने इसे गिरफ्तार कर रखा है। चैनल कहते हैं जी हमारा रिपोर्टर तो था ही नहीं ग्राउंड पर, ये तो जी बीजेपी के एक नेता के ट्विटर हैंडल से हमने ये बाइट उठाई थी, और वो अभी तक जेल में है। तो यहां पर ट्रूथ प्रिवेल कर रहा है या राइट, जो लगता है ये ठीक है,
उमर खालिद है जी मुसलमान है जी, और ये तो जेएनयू में इसने दंगे करवा दिए और देश विरोधी नारे लगा दिए, तो ये इसकी मंशा ही यही है, तो डालो। या ये चूड़ी बेचने वाला है, डालो। ये धर्म बदलवाता ही होगा, नाम बदलकर काम कर रहा है। संदीप जी, इसका कोई औचित्य नहीं है, और इसके बारे में मुझे तो कुछ जरा परामर्श करना होगा दिल्ली पुलिस को कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर चार्जशीट लगेंगी तो आप किस बात की तनख्वाह लेना, ये जरा और बता दें हमें। आपको चाहिए था पुख्ता सबूत इकट्ठा करें। लोगों के जो पहला काम होता है तफ्तीश का, संदीप जी, बयानबाजी, चश्मदीद शहादत, समई शहादत और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर ये नहीं करना है तो घर बैठे आप अगर वीडियो क्लिप्स के और रिपोर्ट के आधार पर कट कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो हो चुका काम पुलिस का और तफ्तीश का और इन्वेस्टिगेशन का। पर ये कड़वी हकीकत है ना आज के समाज की, हमारी कड़वी हकीकत है। और चूड़ी वाले के साथ जो हुआ, हमारे 2 कान है या 4 कान है, इसलिए क्या रॉकेट साइंस है? ये तुरंत पता लगाना चाहिए था कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई और साक्ष्य के आधार के ऊपर कार्रवाई। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मॉब हिस्टीरिया बन रहा है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन काम करेगी तो वो स्थिति औचित्यपूर्ण नहीं है संदीप जी। ये आप इसको देखें, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स में अगर दीवारें खड़ी होंगी तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आशुतोष जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरीके से इब्राहिम लिंकन ने कहा था, A house divided against itself cannot stand। और ये जो फॉल्ट लाइंस आ रही हैं इसको दूर करना आपका कर्तव्य नहीं, धर्म है हम सबका। तो इसको देखें, फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करें, फेक न्यूज, डी फेक न्यूज को, और जो इस तरीके बिना आप तफ्तीश किए मौके पे गए चार्जशीट कर देंगे। हो सकता है आपके 10 रीजन हो उमर खालिद को, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है आप कानूनी तौर पर संवैधानिक को जेल नहीं ठूस सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। चूड़ी वाले ने अगर 2 बताया था 420 का मुकदमा कायम किया, लेकिन मॉब वायलेंस का क्या औचित्य है? उसके अलावा उसको विक्टिमाइज करने का क्या पर्पस है? इसका कोई सभ्य समाज में संदीप जी इसका कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस खान, क्या ये वेकअप कॉल दे रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ हम सबको? संदीप, मेरी नजर में तो ये बातें हैं, बातों का क्या। ये थियरी में, भाषणबाजी में आप कुछ भी कहिए, उसका ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और ये जज साहब मेरे कंटेम्पररी रहे, और ये बातें जो कही है सब ठीक हैं, ये किताबी बातें हैं। भाई लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए, प्रेस को अनबायस्ड रहना चाहिए, जुडिशरी का नहीं बोला उसको क्या होना चाहिए, लोगों को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई सवाल ये है कि ये सब कुछ ठीक है, डेमोक्रेसी, ट्रूथ कमीशन, जो भी आप लंबी लंबी बातें करें, लेकिन अमलन क्या होता है? अमलन मैं आपको एक लीगल पर्सपेक्टिव दूं, आई एम ए जुडिशियल मैन। देखिए, हम एक संविधान के अंडर काम कर रहे हैं इस मुल्क में, और हमारे यहाँ एक चेक्स और बैलेंसेस का एक सिस्टम है। और उस चेक्स और बैलेंस में अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन से एग्जीक्यूटिव, अगर सरकार झूठ बोलती है तो उसका चेक है कि जुडिशरी उसका सच देखे क्या है, इसी तरह प्रेस देखे सच क्या है, हमारे पार्लियामेंट देखिए क्या है। पार्लियामेंट में आप देख लें, देखिए कितने कानून पास हो रहे हैं बगैर किसी डिबेट के। अपने मीडिया में आप खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना झूठ, कितना वहियात, कितना ट्रैश इज बीइंग पुट आउट एवरी इवनिंग। इसी तरह आप अगर आप जुडिशरी का 5, 6, 7, 8 साल का हाल देखें पिछले सालों में, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमसे क्या चोरी, हम भी तो इनसाइडर है ना जी। तो अब ये कहने का ये मतलब है कि इस इंस्टीट्यूशनल इरोजन और इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन का ये वातावरण जो है, इसमें ये सच 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 का नारा देना क्या मतलब है यार? अगर सच आपको कुछ करवाना है तो जरा प्रैक्टिस करके देखिए। मुझे बोलिए, एक्टिविस्ट क्या सच करेगा? कितने एक्टिविस्ट हमारे हैं, नॉन एक्टिविस्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी ये लगाई है लोगों के हुकूक की अलमबरदारी के लिए, कहाँ है वो? तो आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स पर्दाफाश करें झूठ का, पर इंटेलेक्चुअल्स जेल में ठूस दिए जाते हैं। कैसे करेंगे भाई? आप तो उनकी जबान बंदी कर रहे हो। अगर उनका बचाव जुडिशरी था तो वो जुडिशरी क्या अपना रोल अदा कर रही है क्या? 2-2 साल से लोग बंद है, जो नॉन एक्टिविस्ट हैं,
जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बाकी फील्ड्स में काम किया है, जिंदगी भर काम किया है। तो मैं कह रहा हूँ इस बात में ये नहीं कह रहा हूँ 84 साल का एक शख्स सिपर साल का एक स्ट्रॉ का मोहताज हो जाता है क्योंकि पार्किंसंस है और वो नहीं मिलती, उसकी मौत हो जाती है। उनको पार्किंसन में वो अलाउ नहीं किया स्ट्रॉ यूज करने का, स्ट्रॉ और सिपर नहीं मिला। देखिए हाँ, अब मुझे बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं वो चीज, वो किताब ही है जी, वो तो किताब पढ़ के हम बोलते हैं जी ट्रुथ कमीशन, फिर ये करना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, वो होना, लेकिन वाकयाती तौर क्या हो रहा है यार, उसका अगर हमारा एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो चेक करने के हैं, वो इंस्टीट्यूशंस तो खत्म, इरोजन उनका है, क्या कर रहे हैं वो। मान लीजिए जुडिशरी का रोल, मैं जुडिशरी से बिलोंग करता हूँ, मैं आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रोल प्लेड बाय द जुडिशरी ऑल दिस इयर्स। देन वी आर सीइंग ऑल दिस थिंग। आप किसी चोरी वाले की बात कर रहे थे, किसी आधार कार्ड वाले की बात कर रहे थे, इसे तो बड़ी बड़ी बातें आप देखिए, इतने सहम गए हैं लोग कि बात करने को जरूरत ही नहीं कोई करता। एक आशुतोष रह गया मेरे ख्याल में, अभी भी कर रहा है, आई डोंट नो हाउ ही इज स्टिल ट्राइंग टू डू दैट। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, ये सब इंस्टीट्यूशंस अपना रोल करने में कोताही कर रहे हैं। हाँ, अगर तो फेल अपना नहीं है, आप तो जो कह रहे हैं कोताही ना जस्टिस खान, एक सेकंड के लिए सर रोक रहा हूं कि सब अपना दायित्व तो निभाएं। ये तेरा सच मेरा सच में तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी का भी खेल हो रहा है, और इस जिम्मेदारी में आम आदमी भ्रमित होता है। और भ्रमित किस कदर होता है विनोद भाई कि नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, उसमें हम पाकिस्तानी एंगल खोज लाते हैं। और ये तो नीरज चोपड़ा ये एक खिलाड़ी था, दरिया दिली दिखाई। आजकल कोई भी कुछ भी बात जिसमें हल्का सा समर्थन का अंश दिखता हो पाकिस्तान की तरफ, तो भेड़ियों की तरह लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा डटे रहे और कहा कि भैया मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो और खेल को बदनाम मत करो। सुनिए नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, फिर आता हूं विनोद शर्मा आपके पास। कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। ये खिलाड़ी का दिल है। खेल क्या होता है ये देश के सामने एक खिलाड़ी ने, बहुत से लोग चुप हो गए हैं विनोद शर्मा, और सिर्फ नीरज चोपड़ा तो आए ही, बजरंग पूनिया उसके बाद, बजरंग पूनिया ने भी इसी बात की तस्दीक की। पर ये वही तेरा सच मेरा सच में हम फंसे हुए हैं। हाँ देखिए, ये बड़ा डेलिकेट टाइप का इशू है। एक्चुअली नीरज चोपड़ा वाली जो कंट्रोवर्सी है वो तो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है। हमारे जो पाकिस्तान से रिलेशन है वो बहुत डेलिकेट रहा है। चाहे आप इमीडिएटली 65, 71, देन कारगिल, इसके बाद से थोड़े हमारे स्ट्रेन रिलेशंस है। लेकिन ये कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है और सच क्या है। नीरज चोपड़ा ने जितने दमदारी से ये बात कही कि इंटरनेशनल फोरम पे एक ओलंपिक में खेलने आप गए हैं, वहां पे जेवलिन काफी सारे रखे हुए हैं, उसने एक प्लेयर वो हैपन टू बी ए पाकिस्तानी प्लेयर, उसने कहा कि मैं इस जेवलिन को फेंकना चाहता हूं, अगर उस पर भी हम कंट्रोवर्सी करें तो आई थिंक ये तो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है। देखिए, इसका ब्रॉडर सेंस पे अगर आप देखें, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक सिल्वर लाइनिंग है। ये हमारे देश की और हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स की
ये ब्यूटी है कि समय समय पर जब भी उनकी आवश्यकता होती है तो वो आगे बढ़ के सही और गलत की पहचान करते हैं और दमदारी से आगे बढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जस्टिस खान ने अभी कहा कि अब क्या कहें, हर व्यक्ति जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उसमें कोताही बरत रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी भी मेजॉरिटी सच बोलने में नहीं डर रही। जिस दिन मेजॉरिटी सच बोलने में डर जाएगी उस दिन आपका लोकतंत्र, आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो समाप्त होने लगेगा। आप देखिए 75 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, हम तो स्टूडेंट थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बिल्कुल कंट्रोवर्सीज के बिल्कुल बीच में थे। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इमरजेंसी के पक्ष में थे, काफी सारे अगेंस्ट थे, लेकिन देश ने 77 में ये बताया कि वो निर्णय सही नहीं था। सिमिलरली अगर आप देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कोई स्कैम हुआ हो, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी देश में हुई हो, इंटेलेक्चुअल ग्रुप और एक प्रेशर ग्रुप समय समय पे तैयार हुआ है। उस प्रेशर ग्रुप ने देश की वो तादाद, उनकी संख्या घटती जा रही है। क्या आप लोग रहे हैं अभी कह रहे हैं अभी भी मेजॉरिटी सच बोलने को तैयार है, या वो संख्या घटती जा रही है? विनोद भाई, मेरे ख्याल से संख्या घट नहीं रही है। अभी कुछ लोग चुप हैं, वो पानी को सर से ऊपर से उतरने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पानी अभी सर से नहीं उतरा है? मेरे ख्याल से अभी नहीं उतरा है। मेरा ये मानना है कि आप देखिए कि फेक न्यूज की लाइफ क्या है। आप ये देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो बहुत एरोगेंट और जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया में जो भी बहुत उल्टी सीधी न्यूज आती है उसकी एक लाइफ होती है। मेरा अपना ये मानना है कि धीरे धीरे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं हमारे, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं देश में, वो सरफेस पे आना शुरू हो गए। और मैं ये मानता हूं कि यस, हम लोगों को सबको इन ए मोस्ट पोलाइट मैनर, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा कन्फ्रंटेशन हम लें, सीधा एकदम से रिवॉल्यूशन ही शुरू कर दें, लेकिन यदि हम धीरे धीरे जो गलत बात है उसको काउंटर करेंगे तो शासन, प्रशासन और शीर्ष स्तर पर भी ये बात समझ में आएगी। आप देखिए, वेदर इट इज इवन हिस्ट्री टीचर्स यू, पुराने समय में भी जो डिक्टेटर्स भी होते थे उसमें भी कुछ ऐसे उनके एडवाइजर्स होते थे जिनकी वो बात सुना करते थे। अब तो डेमोक्रेसी है। समय ये है कि हमें अपनी बातें इफेक्टिवली कहनी चाहिए। तो हालत इतने बुरे नहीं है जितने की बताने की कोशिश की जा रही है, या दरअसल आशुतोष, जस्टिस चंद्रचूड़ ने हमारी सबकी, हमारे समाज की, हमारी व्यवस्था की दुखती नब्ज पकड़ ली है? संदीप, बहुत पहले एक फिल्म इंडस्ट्री में गाना आया था जिसे कहते ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, उस दिन हम सच कहना शुरू कर देंगे। हकीकत यह है कि आज की तारीख में जिस हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं, वहां चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस पैनल के सारे लोग हो, बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यह स्थिति पहले नहीं थी, और अगर यह स्थिति है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम सब लोगों को बैठ के समझना पड़ेगा। अभी विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग चुप हो गए हैं। सवाल ये कि कुछ लोग चुप क्यों हो गए? अगर देश में लोकतंत्र है तो लोग चुप क्यों हैं? अगर चुप हैं तो उसके पीछे का कारण क्या, यह भी हमको समझना पड़ेगा। धनंजय चंद्रचूड़ जस्टिस ने जो बातें कही हैं उनमें बहुत दम है, और वो आज की तारीख में निश्चित तौर पर एक रोशनी की तरीके से हमको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो खुलकर बोल रहे हैं, वो फैसले खुलकर कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह कि जो नए चीफ जस्टिस है उन्होंने भी इस तरीके इन्होंने इशारा किया, और उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में सरकारें बदल लेने का मतलब ये नहीं होता कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्या है? हमने दरअसल ये तय कर लिया है, इस मुल्क ने ये तय कर लिया है कि जो सरकार है वो लोकतंत्र है। हकीकत में वो लोकतंत्र नहीं है। सरकार अगर लोकतंत्र हो जाएगी तो फिर दुनिया में कोई भी मुल्क कभी लोकतंत्र नहीं बच पाए, क्योंकि सरकारों की प्रवृत्ति होती है रिप्रेशन।
सरकारों की प्रवृत्ति होती है चीजों को छुपाना, सरकारों की प्रवृत्ति होती है लोगों के ऊपर डंडे चलाना। इसीलिए हमारा जब संविधान बना तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन आज की तारीख में आज जुडिशरी कहां है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं अगर कुछ बोलता हूं, संदीप अगर आप आज कुछ बोलते हैं, हमें इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि जुडिशरी हमारे पक्ष में खड़ा होगा या हमारे मानवाधिकार की रक्षा करेगा। हम अगर कुछ बात कहते हैं, आप अगर कुछ बात कहते हैं, अगर इस पैनल के लोग कुछ बात कहते हैं, कहां पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, रातों रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। विनोद दुआ के केस में हमने ये देखा। अब संदीप जी, आपने बड़ी अच्छी आपका नाम लिया विनोद जी का। जब विनोद जी के खिलाफ, वो हम सब लोगों के बड़े सीनियर हैं और बड़े ही हिम्मती आदमी हैं, और एक दिन जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके 3-4 दिनों के बाद मैंने उनको फोन किया, और जिस विनोद दुआ जी को हम जानते हैं कि जिस जिंदा दिली की बात करते हैं, उन्होंने जो मुझसे कहा, आज भी मैं उसको बात कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े होते। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी के ये सबसे खराब दिनों से मैं गुजर रहा हूं। जब इतने बहादुर, इतने हिम्मती, इतने साहसी पत्रकार ये शब्द कहने के लिए आ जाए तो हमें सोचना चाहिए क्या इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है। पर उसमें चौथे खंबे, आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, आप मैनेजिंग एडिटर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो ये फेक न्यूज, मैं सिर्फ फेक न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उसे खबर के तौर पर पेश कर देना और दर्शकों का उसे सच मान लेना। मैं यहां पर पूरा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं जस्टिस चंद्रचूड़ से, जब वो कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो चैनल्स की भी बात इशारा कर रहे हैं, बट सिटीजंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अरे भाई, आप परोस क्या रहे हो? हर आदमी वहां फैक्ट चेकिंग मशीन लेकर नहीं बैठा हुआ है। इसमें मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है? नहीं, मीडिया की तो जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। क्यों ना कहें? अगर हम नेताओं के कपड़े फाड़ने को तैयार रहते हैं, उनसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, पुलिस से सवाल पूछते हैं, हम अपने बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते भाई? नहीं संदीप, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन आप सवाल पत्रकारों से पूछिए ना। आप उनसे सवाल क्या करते हैं जो पत्रकार नहीं है? आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सच के घोड़े दौड़ाएंगे, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सच की बात कहेंगे। जो पत्रकार ही नहीं है, हम उनसे पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं। हम आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, एक पत्रकार, एक संपादक कैसे इस खबर को चला सकता है कि देखिए ये जो करेंसी है इसमें चिप है। अरे चिप अगर है तो पहले उसकी चेक कर लो। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी कोई वीडियो क्लिप आ जाता है, आप लिखते हैं कि हम इस वीडियो का वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी पर आप 3 दिन बहस कराते। जिस वीडियो को आप वेरीफाई ही नहीं कर सकते हैं, जो सच है या नहीं सच है आपको मालूम ही नहीं है, उस पर आप बहस करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो ऑडियो क्लिप आई थी, आज तक पता नहीं चला कि वो ऑडियो क्लिप सच थी या गलत थी, वो कौन लोग थे, कोई पहचान नहीं हो पाई। लेकिन उसकी आड़ में आपने हिंदुस्तान के ब्राइटेस्ट यंगस्टर्स को आपने जेल के अंदर डाल दिया। कौन आदमी कल सच खड़ा होकर बोले? और ये वीडियो की जो आपने बात की, एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड विक्रम सिंह, ये वीडियो की जब बात चली, कल करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, वीडियो सामने आता है करनाल के एसडीएम आयुष सिंघल का कि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए नाका, सर फोड़ दो, क्लियर है। वीडियो आ जाता है, उसके बाद भी अभयदान मिल जाता है। खबरें ये बताई जाती हैं वो आखिरी नाका था जहां जी लाठीचार्ज हुआ, उससे 10 किलोमीटर पहले बता रहे थे आयुष सिंघल। तो पता लगता है जी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री संतुष्ट है उनके जवाब से। यहां पर एक एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम करते हुए कहता है सर फोड़ दो, और हवाला दिया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। अंग्रेजों के जमाने में भी सर फोड़ने का कानून था क्या? यहां आवेदन दिया जाता है और वीडियो के आधार पर किसी को सालों साल जेल में डाल दिया जाता है। संदीप जी, ये दोनों बातें संग बुनियाद से ही बिल्कुल गलत हैं। एसडीएम साहब को मेरा मशवरा होगा, जरा दोबारा सीआरपीसी, बलवा ड्रिल और आईपीसी पढ़ ले, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और धारा 46 सीआरपीसी, धारा 129 और 30 सीआरपीसी के अंतर्गत, और ड्रिल मैनुअल में दिया है मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, सर फोड़ना नहीं, वाइटल पार्ट्स पे नहीं, कमर के नीचे अगर बहुत जरूरत हो तभी आप
आक्रमण कर सकते हैं अपनी रक्षा में, दूसरे की। और नॉन वाइटल पार्ट्स पे कमर के नीचे मनमाने तरीके से ये सर फोड़ देना, आप जनरल डायर हैं, आप हैं क्या? किस भाषा में बोल रहे हैं आप? ये कोई तरीका है बात करने का सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में? मैं चाहता हूं कि एसडीएम को प्रशिक्षण की दोबारा भेजने की जरूरत है। इनकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई है, लॉ की जानकारी नहीं है। इनके काउंटर पार्ट जो पुलिस अफसर हैं वो कहां हैं? आपकी ये ब्रीफिंग जो होती है संदीप जी, ये पुलिस अफसर करता है। चलिए आप एसडीएम थे, लेकिन पुलिस अफसर के अभाव में बिना काउंटर पार्ट के इस तरीके की असंयत भाषा करना, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ट्रिगर हैप्पी बना रहे हैं। क्योंकि अब अफसरान वाला ही कह रहे हैं सर फोड़ दो, तो ये मान के चलिए संदीप जी, इनको मौका मिलेगा सर ही नहीं, ये बहुत कुछ और भी फाड़ देंगे। इनके ऊपर तो नियंत्रण करने की जरूरत है, फोर्स के ऊपर, उनके ऊपर एक संयम और एक अनुशासन लाने की जरूरत है। जब आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर ही कह रहा सर फोड़ दो, ये मान के चलिए ये बेकाबू हो जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी ये आपस खोल देंगे और डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एसडीएम साहब सरासर गलत थे और इनका पता नहीं कौन इनको समर्थन कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई, इनको दोबारा प्रशिक्षित करने के लिए ठीक है। कानून विनोद शर्मा, पर ये तेरा सच मेरा सच का रायता फैल गया है क्या? आजकल कोई भी चीज हो, कोई सत्य उजागर किया जाए तो पलट कर सीधा, अरे 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, उस बारे में क्यों नहीं बोलते? इस बलात्कार पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? उधर बलात्कार हुआ था तो क्यों सवाल नहीं उठाए? यहां हिंसा हुई तो क्यों बोल रहे हो? बंगाल में हिंसा होती थी तब क्यों नहीं आप कुछ बोले? ये भी शुरू हो गया है। संदीप, ये रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का काम है। उसका काम ये है कि उसके अपने डिसीजंस को प्रोटेक्ट करना और दूसरे जो उसके पूर्ववर्ती सरकारों ने डिसीजन किए उनको काउंटर करना। ये जैसा आपने शुरू में ही कहा, ये उन लोगों का काम है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो महत्वपूर्ण नागरिक हैं, जो विपक्ष है। ये उनका काम है कि वो इनको उजागर करें, इनको एक्सपोज करें। देखिए, मैं आशुतोष जी की बात से एक बात से सहमत नहीं हूं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। लोकतंत्र पे हमेशा रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट बीच में, देखिए आप मुझे अधिकार दे दीजिए, जैसे अभी विक्रम सिंह सर ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा। अगर एसडीएम या कलेक्टर ये कहेंगे कि भाई सामने अगर आएंगे उस बैरियर को तोड़ के सर तोड़ देना उनका, तो पुलिस तो निरंकुश हो ही जाएगी। सबऑर्डिनेट तो अपने सेनापति को देख रहा है ना। दरअसल हम लोगों का ये दायित्व है। और देखिए, अगर लोकतंत्र समाप्त हो गया होता तो संदीप चौधरी इतनी बड़ी डिबेट 1 घंटे की नहीं कर रहे होते और हम इतने खुल के ये बात नहीं कर रहे होते। इरोजन्स हो रहे हैं, इरोजन्स हमेशा से हुए हैं। इन इरोजन्स को रोकने की जिम्मेदारी संदीप चौधरी, विक्रम सिंह साहब, विनोद शर्मा, जस्टिस खान, सबके ऊपर है। मैंने ये नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि हम लोग चुप हो गए। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जस्टिस खान, आपने कहा कि सबको अपना काम करना होगा, पर यहां पर शुरुआत कौन करेगा? क्या यह अहम सवाल हो जाता है? या सिस्टम सेल्फ करेक्ट कर लेगा अपने आप को? नहीं, शुरुआत नया करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो इदारे हैं उनमें लोग बैठे हैं। अगर वही लोग क्या कहूँ मैं, बेईमान हो जाए हैं या अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को भूल जाएं या किसी कोताही करें या जो उनका रोल है वो रोल ना निभाएं, तो शुरुआत करने का क्या मतलब है? जब ह्यूमन एलिमेंट ही काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? मैं इत्तेफाक करता हूँ शर्मा साहब से, हाँ जी इरोजन है, ठीक है, अभी हमारा कोलैप्स नहीं है, बट इट इज सो फास्ट डिटीरिएटिंग, इट्स सो फास्ट डिटीरिएटिंग। अब थोड़ा बहुत सिल्वर लाइनिंग आज नजर आ रही है कहीं इधर उधर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल सस्टेन। अभी कोई प्रेशर बटन्स दबे नहीं है शायद। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हमारे इदारे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अपना रोल पूरा न करें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रेस हो, मुझे बताइए अभी अपनी मीडिया का हाल बताइए, मीडिया का हाल बताइए। आपके मीडिया के किसी खास एंकर की रात को सुनवाई होती है और जो महत्वपूर्ण अहम केसेस हैं पड़े हैं सालों से सालों, तारीख पे तारीख, ये क्या मैं 35 साल की वेटिंग लिस्ट है।
जस्टिस खान। that I'm not saying. I'm saying इलाहाबाद most हाई कोर्ट में important cases 35 of- साल की वेटिंग लिस्ट है। लोअर कोर्ट से इलाहाबाद किसी हाई को कोर्ट छोड़ conviction हो दीजिए, गया, मैं आपने- उसकी अपील में मैं 35 अपने- साल की वेटिंग लिस्ट है। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक इंपॉर्टेंस, उन पे तारीख पे तारीख और 10 जजों की नियुक्ति नहीं हुई, फुल स्ट्रेंथ बेंच ही नहीं चल रही थी। आशुतोष, नहीं एक सेकंड सर, अब नाउ आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। आशुतोष, ये शुरुआत कौन करे? देखिए समस्या है, ये सब मान रहे हैं, उसकी गंभीरता, उसके पैमाने पर थोड़े डिफरिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, पर यह सही जानकारी मिले, सत्य लोगों तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी ये बीड़ा कौन उठाएगा? नहीं, बीड़ा तो हिंदुस्तान के नागरिक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नागरिक अगर ईमानदार हो जाएगा तो सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप ईमानदार हो जाएंगे। दिक्कत इस बात की नहीं है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जुडिशरी में प्रॉब्लम है या सरकार में प्रॉब्लम है या पार्लियामेंट में प्रॉब्लम। दिक्कत हमारे यहाँ नागरिकों में प्रॉब्लम है। जो आपको ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करता है वहां पे प्रॉब्लम है। अब ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि मैंने कहा ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है। और जब हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, इमरजेंसी के कहा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कितने लोग थे जो खड़े हो सके? हम सिर्फ जस्टिस सच्चर का नाम, उनका जस्टिस खन्ना का नाम लेते, बाकी जस्टिस कहां थे? उनके बारे में बात नहीं करते। पत्रकारों के बारे में बात करते, लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। तो जब इसका मतलब यह है कि हम पिछले 40 सालों में इमरजेंसी के बाद भी अभी तक हम कुछ सीखे नहीं है। आज भी अगर कोई डंडा चलाने वाली सरकार आ जाती है तो हम चुपचाप उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। तो जब देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद समवेयर एल्स, यह हमें समझना पड़ेगा। तो यानी कि प्राथमिक जिम्मेदारी तय कर रहे हैं सुकेश, आशुतोष, आम नागरिक की, और कि आम नागरिक को सजग भी होना है, होशियार भी होना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करना है। नहीं, मैंने कहा कि आप सवाल करें, आप सजग हो, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जो बेसिक, जो बुनियादी चीज जो होने की जरूरत है कि प्रेस अगर अपना काम करे, जुडिशरी अगर अपना काम करे, पार्लियामेंट अगर अपना काम करे और सरकार अपना काम करे। पार्लियामेंट और सरकार में फर्क है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अगर मजबूत होंगे, वो अपने काम पे लगेंगे तो मामला ठीक है। अब पार्लियामेंट अपना काम कैसे करे? पार्लियामेंट, हम कानून बनाते हैं, डेलिब्रेशंस की जरूरत है। आपको मालूम है, हम लोगों ने कई डिबेट्स किए हैं, 89% जो बिल, जो कानून बन रहे हैं, उस पे बिना उस पे कोई चर्चा होती नहीं। स्टैंडिंग कमिटी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता था। उसका रोल्स मिनिमाइज कर दिया गया है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में अगर उस पर पब्लिक डिस्कोर्स नहीं हुआ है और अपने अगर कानून बना दिया तो किसी ने उसको चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया, क्योंकि आपने पब्लिक डिलिबरेशन नहीं किया था। तो ये जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत होना होगा और मजबूत करना पड़ेगा। वो पब्लिक दबाव में हो, सरकारें नहीं करेगी, वो जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की, आम नागरिक की, आपकी मेरी जिम्मेदारी है, दबाव बनाते रहना होगा, सवाल पूछना होगा। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सवाल हमें पूछने होंगे। ताली बजाइए, पर सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सरकारों, मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में और देश में भी जितनी सरकारें रही हैं, फितरत है सरकार की, वो चीजें छिपाएगी और सिर्फ अच्छी चीजें ही उजागर करेगी। अच्छा ही सत्य नहीं होता, सत्य कहते हैं ना, कड़वा होता है, उसे भी पहचानना सीखना होगा आप सभी को। इसी उम्मीद के साथ हैप्पी संडे इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।